Pollinating agents. What are pollinating agents? सर पॉलिनेटिंग एजेंट आज होता है नहीं What are pollinating agents? Pollinating agents are a carrier. वो क्या होते हैं? वो पालकी ढोने वाले होते हैं जिसमें दूल्हे को बैठा के वो दुल्हन के घर तक पहुंचाते हैं। होते हैं ना, बारात जाती है, हमने देखा है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि मेल गैमेट की बारात फीमेल गैमेट के घर तक जानी है। ये जिसके थ्रू होती है, जो पालकी ढो रहा है, उसी को कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज एबायोटिक, सेकंड इज बायोटिक। व्हाट इज एबायोटिक? हाँ, when transportation or transfer of male gamete happens by non-living organism. And biotic means when transfer of male gamete is done by living organism. नोट कर लो। जहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा किसी ऐसे सहारे से जिसमें लाइफ नहीं है, वो होगा दैट इज कॉल्ड एबायोटिक। और वहां पर जहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है और जो कैरियर है दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोटिक। Now, abiotic transportation या abiotic pollination दोनों कह सकते हैं। Abiotic pollination can be three types. First is by wind, second is by water, ट्रेन। ट्रेन कहाँ से आ जाएगी भाई? ट्रेन कहाँ से आएगी? पॉलन ग्रेन के बोरे बोरे मालगाड़ी में लग के थोड़े पहुंचाए जाएंगे। रेन। अब बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं कि सर बाई वाटर में और बाई रेन में कहाँ फ़र्क आ जाता है? पानी तो दोनों है। अगर इससे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इसको अलग क्यों कर दिया, और रेन से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको अलग क्यों कर दिया? पहले बाई विंड से समझ लेते हैं। बाई विंड का मतलब है पॉलन ग्रेन हवा के चलने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। मेल गैमेट हवा के चलने की वजह से अपने एंथर को छोड़ करके स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। एक बात का जवाब दो, बाई विंड क्यों कहा जाता है, बाई एयर क्यों नहीं कहा जाता है? ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, मैंने कहा है ना, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की क्वेश्चन करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर किस सब्जेक्ट में मिलेगा।
मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ पर किसी भी किताब में देखोगे बाई विंड मिलेगा, ब्रिटानिका तक में देखोगे बाई विंड मिलेगा। बाई विंड क्यों कहा जाता है, बाई एयर क्यों नहीं कहा जाता? इस कमरे में एयर है या विंड है? क्यों? विंड क्यों नहीं है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर चल रही है तो आप उसे विंड कह दे रहे हैं और अंदर आप उसे एयर कह रहे हैं? जब किसी चीज में कवर हो नहीं, एयर भी गैस, ग्रुप ऑफ गैसेस है, विंड भी ग्रुप ऑफ गैसेस है। विंड में मोशन होता है, एयर में मोशन नहीं होता है। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन था कि बाई विंड का मतलब है कि यहाँ पर जो एयर है वो मूव कर रही है, एयर के मूव करने की वजह से ही वहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है, अदरवाइज वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा। सेकेंड इज, अच्छा लिख रहे हो, लिख लो। मोशन होता है, आप बताइए कैसे सेम होती है? वायु और पवन एक ही शब्द हैं। पर्यायवाची इस दुनिया में 0.001% होता है। जिसे आप पर्यायवाची समझते हैं वो दरअसल पर्यायवाची नहीं होता है, समानार्थी होता है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ वो एक जैसा है, लेकिन वो एक जैसा नहीं होता है। देखने और घूरने में फ़र्क है। आई एम लुकिंग एट यू एंड आई एम स्टेयरिंग एट यू, इन दोनों बातों में फ़र्क है ना? तो ये दोनों समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं? नहीं है। लेकिन इनको तो पर्यायवाची में नहीं रखा गया है, क्योंकि तो रखा गया है ना। हाँ रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि ह्यूमन ब्रेन की आदत होती है, वी आर साइकोलॉजिकली डिज़ाइंड टू मेक द प्रोसेस इन सिंप्लेक्स मैनर। हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स काम दिया जाता है, हम उसको सिंप्लेक्स मेथड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ह्यूमन स्मार्ट है बाकी एनिमल किंगडम में, कि आप उसको कितना भी कठिन काम देंगे वो उसको सिंप्लेक्स बनाने की कोशिश करता है। ये काम बाकी मैमल्स नहीं कर पाते, बाकी कॉर्डेटा नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ ह्यूमन के साथ है। और इसमें जो मेरा अपना मानना है, जो मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा है, मनुष्य स्वभावतः एक आलसी प्राणी है। तो जो आलसी रहेगा वो क्या करेगा? अगर किसी आलसी आदमी को कोई काम दे दिया जाए तो क्या करता है? उस काम को पूरा करने का सबसे आसान, सबसे छोटा रास्ता खोजने की कोशिश करता है ना? भाई हम जब स्टोन एज में थे, जब हम जाते थे जंगलों में जानवरों का शिकार करने, बड़ा कठिन काम लगता था। रोज़ जा रहे हैं जंगल में, 4 जा रहे हैं, 3 आ रहे हैं, एक कहाँ गए, एक वहीं दफना दिए, लौट के नहीं आए। धीरे धीरे हमने ये सीखा कि हमें जंगलों में शिकार करना ज़रूरी नहीं है, जो फल वल लगे हैं पौधों पर वो भी खा के ज़िंदा रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ ऐसा, और हमने ये समझ में आया कि जो फल हम पेड़ों पे लगे हुए देख रहे हैं, अनाज देख रहे हैं, उसको हम उगा भी सकते हैं, उगा सकते हैं तो स्टोर भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत वो अपनी कम करता जा रहा है। आज की डेट में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर काम को छोड़ के जॉब में भागना चाहते हैं। क्यों? मेहनत बचाना चाहते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से एक सिंप्लेक्स सिस्टम में आना चाहते हैं, तभी तो हर चीज़ को हम कैटेगराइज कर देते हैं, हर चीज़ को हम सिस्टमेटिक कर देते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें इतना नहीं मिलती हैं। लेकिन जो आप कहते हैं कि शहर डेवलप्ड होते हैं और गांव अनडेवलप्ड होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? शहर एक प्लानिंग के तहत बसाए जाते हैं और गांव जहाँ जिसका मन होता है वहाँ अपना मकान बना लेता है। इसीलिए कभी किसी की चारदीवारी लेके झगड़ा हो रहा होता है, किसी को मेड़ के लेके झगड़ा हो रहा होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लेक्स बनाने की सबसे ज़्यादा कला इंसान के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड आता है बाई वाटर और बाई रेन। दोनों फ़र्क क्या है? पानी का तो दोनों इंग्रेडिएंट है, दोनों में ही पानी का इस्तेमाल हो रहा है। बाई वाटर का मतलब ये होता है कि जो पॉलिनेशन होगा, जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन होगा, दैट विल बी विद द फ्लो ऑफ वाटर। वो नदी में होगा, वो तालाब में हो सकता है, पोखरे में हो सकता है, या इस तरह की किसी और चीज़ में हो सकता है। वाटर बॉडी वाले जितने प्लांट रहेंगे उसमें होगा। यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बाई वाटर जब होगा तो उन पौधों में होगा जो कि पानी में ही पाए जाते हैं।
ठीक। बाई रेन में जब होगा तो हो सकता है कि वो पौधा पानी में ना पाया जाता हो, लेकिन बरसात की वजह से उसका पॉलन, उसका जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाए। पानी बरसा, एक फूल यहाँ लगा हुआ है, एक फूल यहाँ लगा हुआ है, पानी बरसा, रेन ड्रॉप्स यहाँ का पॉलन तोड़ के, यहाँ का मेल गैमेट तोड़ के इसके पास तक पहुँचा दिया। विंड से भी जा सकता है। ये याद रखना, पॉलिनेशन के जितने तरीके हैं सब इंटरमिक्स्ड हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर एक तरह से हो रहा है तो दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। लोटस इसमें आएगा, वाटर में। सर वाटर में लोटस कैसे आएगा? कैसे होगा बताओ? तो लोटस तो ऊपर होता है ना। तो सारा सब कुछ ऊपर ही होता है, पूरा प्लांट ही ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। फूल तो उसका ऊपर ही होता है। तो तुम जो वाटर में देख रही हो लोटस, खिलने के बाद देख रही हो, और जो खिलने वाला आप प्रोसेस देख रहे हैं वो सूरज उगने के बाद देख रहे हैं। कभी आप जाइए तालाब के पास या जहाँ पे लोटस है, सूरज उगने के पहले जाइए और देखकर बताइए वाटर लेवल के नीचे है, ऊपर है, कहाँ पर है। इसीलिए कहता हूँ क्या शेर था वो, शौके दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। देखिए, ऑब्जर्व करिए, कमल हमेशा सूर्योदय के बाद खुलता है, तो सूर्योदय पहले जाए। दिस इज अ वाटर पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं, दिस इज नॉट इंसेक्ट पॉलिनेशन। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि अगर कोई फ्लावर एक तरीके से पॉलिनेट कर रहा है तो दूसरे तरीके से भी पॉलिनेट कर पाए, ठीक है। तो अगर भंवरा है, कमल के फूल पे है, उससे चिपक के वो दूसरी जगह जा रहा है, तो ये पॉसिबल है कि बाई इंसेक्ट हो रहा है, ठीक। लेकिन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं प्राइमरी मेथड की, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही है तब उसका पॉलिनेशन कैसे होगा। तो अगर भंवरा रहे या ना रहे तब भी आपका पॉलिनेशन बाय वाटर होगा। लेकिन सर फ्लावर, उसके लोटस के फ्लावर में ठीक है, सनलाइट के जो सनलाइट होता है तब वो ऊपर आता है पानी के, तो जब वो फ्लावर बन जाता है तभी तो उसमें पॉलन होगा। फ्लावर क्लोज या ओपन होता है, ऊपर आता है, नीचे आता है। आप एक बात याद रखिएगा कि जो फीमेल गैमेट होता है उसकी लाइफ कितनी होती है। क्या वो एक ही दिन की होती है, आज सुबह बनी और शाम को ख़त्म हो गई? नहीं हुई ना। उसका लाइफ कम से कम 3 से 4 दिन, स्टैंडर्ड लाइफ 3 से 4 दिन रहती है। जब उसकी लाइफ 3 से 4 दिन है और उसके बगल में एक और प्लांट बॉडी है, तो क्या 3 से 4 दिन का मौका उसके लिए सफिशिएंट नहीं है? जो तुम्हारा सिचुएशन है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, वो तब जस्टिफाइड होता, तब वैलिड होता जब उस फीमेल गैमेट की लाइफ सिर्फ एक दिन होती, कि सुबह वो बना, शाम तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो शाम को वो एंड हो गया। बट ऐसा है नहीं, ठीक। तो ये लोटस के फ्लावर में विंड से भी होता है और वाटर से? विंड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है। प्राइमरी बाई वाटर होगा। अब ऐसे तो ये भी कह सकते हैं कि पानी बहुत कस के बरसने लगा, उसके साथ आंधी तूफान आ गया, तो बाई रेन भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई ह्यूमन पहुंच गया, उसी ने अपना हाथ में सारा पॉलन चिपका लिया, बाद में दूसरे पे ले जाके झाड़ दिया। फ्लावर जो है जब पानी में जाता है तो बंद होता है ना? बंद होता है, लेकिन एयर टाइट नहीं होता, सील पैक नहीं होता है। जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉलन होता है उसके लिए पर्याप्त जगह रहती है, ठीक है। साइज़ का फ़र्क पड़ता है ना, मक्खी पंखे के बीच से निकल जाती है, हम आप थोड़े निकल पाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े कि कोई और नहीं निकल पाएगा। बाई विंड में क्या हो सकता है? बाई विंड में कौन सी प्लांट बॉडी पॉलिनेट करती है? हैबिस्कस हो सकता है। रोज हो सकता है।
मेरा ख्याल है सनफ्लावर इसमें नहीं है, बायोटिक में है। वो बायोटिक में है, वो एंटमोलॉजी में है, एंटमोफिलिक में है। विंड में आपका हो सकता है हिबिस्कस। अरे नहीं भाई, कोकोनट, तुलसी के पौधे का भी फ्लावर। तुलसी, ग्रास। एक बहुत अच्छा पौधा जिसे हम आप देखते हैं और चकित होते हैं कि ये क्या है, दैट इज ओक, मदार। ठीक। बाय वाटर क्या रहेगा, लोटस। एक तो सबसे सिंपल होता है, एक और कोई बताओ जी। एक मतलब ट्री होता है जिसमें वो क्या कहते हैं, पिंक कलर का फ्लावर होता है और वो पूरा जो है फ्लावर के उसमें रहता है, उस ट्री को क्या कहते हैं? अब नहीं, ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि तुमने जो विजुलाइजेशन बनाया वो मेरे दिमाग में ट्रांसफ़र नहीं हुआ कि तुम किस पौधे की बात कर रही हो। नहीं सर, जैसे वो शायद स्प्रिंग सीजन में होता है। ऐसे बहुत सारे सीजन, मतलब ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। या तो हमें उसकी पिक्चर दिखा दो तो हम बता सकते हैं। दूसरा, और किस में बाई वाटर हो सकता है? वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर आइसलैंड भी होता है। एक वाटर लिली नाम की पौधा होता है। हाँ। ऐसे देखो, अच्छे नंबर लाने का तरीका ये है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल मत याद रखिए, ऐसे एग्जाम्पल याद रखिए जो खट से आपको याद हो जाए और लंबे टाइम तक याद बने रहें। ठीक है, जैसे वाटर आपको याद रहेगा, लिली एक आसान नाम है, लोटस आपका एक आसान नाम है। हाँ, how you or I could decide that what kind of question is ready to come or not? Neither you can decide nor I can decide. प्रवेश सर के बच्चे हैं। कोई बात नहीं, बच्चे किसी के भी रहें, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जलकुंभी का कैसे होगा, क्या कहते हैं उसी को, क्या कहते हैं जलकुंभी को, क्या है? जलकुंभी में बाई वाटर होगा? जलकुंभी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वाटर आइसलैंड। अरे ये वही है सर, हायासिंथ। यही। हाँ यही है लेकिन ये तुम्हें पहले बताना था, लिखने के बाद नहीं बताना था। तो वही तो पता है ना, वाटर आइसलैंड। वाटर क्या, इस जो हमने लिखा है जलकुंभी की स्पेलिंग, इसमें वाटर कहाँ है? अरे वो उसमें लिखा है वो। सर व्हाट इज जलकुंभी? ये जो तालाब। जलकुंभी तुमने देखी नहीं है या डेफिनेशन पूछ रहे हो? देखी नहीं है। बिल्डिंग से बाहर निकलना है, यहाँ से बाएं हाथ पे जाना, आगे एक गली मिलेगी जो कि दाएं हाथ पे मुड़ती है, जहाँ बक्से उक्से की दुकान है। बता रहा हूँ, सुन लो। बाएं हाथ पे मुड़ती है जहाँ बक्से उक्से की दुकान है, उससे और आगे जाओगे फिर वो सड़क जो है बाएं हाथ पे अगेन मुड़ेगी, वहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ पर जलकुंभी तुमको उस पानी में इकट्ठा खड़ी मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हो, मनोरमा नदी के घाट पे चले जाओ। एज यूजुअल हिंदुस्तान के जैसे आधे से ज़्यादा नदियाँ गंदी रहती हैं, वैसे ये भी गंदी है, पानी रुका हुआ है काफ़ी हद तक, और जलकुंभी के पौधे तुमको वहाँ खिले हुए दिख जाएंगे। आमतौर पे ये 6 पत्तियों वाला एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, क्योंकि इसकी जड़ों में एक बल्बस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एयर भरी होती है, और इसके ऊपर पर्पल कलर के, बैगनी कलर के या वाइट कलर के बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। और इसको पहचानने का दूसरा एक सबसे आसान रास्ता ये होता है कि जिस भी वाटर बॉडी में जलकुंभी पैदा हो गई और अगर आपने उसको टाइम से साफ़ नहीं किया तो आप ये पाएंगे कि कुछ ही दिनों में वो पूरी वाटर बॉडी, पूरा तालाब
जलकुंभी से भर जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अगर कोई ये कहता है कि उसको जो है जलकुंभी का कभी दर्शन नहीं हुआ है। बाई रेन में क्या होगा, समझ गए बेटा, ठीक है। बाई रेन में बाई रेन का एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ऑर्किड। किसका? अरे बाई रेन का बताया तो है कि आपके 2 प्लांट रहेंगे अगल बगल, एक इस पे फूल लगा हुआ है, एक इस पे फूल लगा हुआ है, पानी बरसता है तेज़ी से उसके फोर्स के साथ, इसका पॉलन ग्रेन इस पर चला आता है। ऑर्किड क्या पानी का पौधा है? ऑर्किड क्या पानी में पैदा होता है? ज़मीन पर होता है ना। लेकिन जो इसका पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? बाई रेन के थ्रू हो रहा है, पानी के थ्रू हो रहा है, लेकिन वो पानी बरसात का है। यही डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर पहले कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर बाई वाटर में भी पानी इस्तेमाल हो रहा है, बाई रेन में भी पानी इस्तेमाल हो रहा है। बाई वाटर वहाँ पर पॉलिनेशन होगा जहाँ पर बाई वाटर वहाँ पर पॉलिनेशन होगा जहाँ पर जिन पौधों में पॉलिनेशन हो रहा है दे आर प्राइमरली वाटर प्लांट्स। बाई रेन में जहाँ पर होगा ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर प्लांट्स हों, वो लैंड प्लांट्स भी हो सकते हैं और फिर भी रेन की वजह से, बरसात की वजह से उनके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जा रहे हैं। इन दोनों में ये एक फ़र्क है, छोटा सा है, छोटा सा, लेकिन ये फ़र्क है। और ये बाई वाटर और बाई रेन, हाँ, ये सेम मतलब हो सकते हैं? सारे हो सकते हैं। वो बाई वाटर भी हो सकता है, बाई विंड भी हो सकता है। देखो, जब भी स्टिग्मा पर पॉलन आता है, ठीक है, जब भी स्टिग्मा पर मेल गैमेट आता है तो स्टिग्मा का काम ये होता है सिर्फ ये पहचानना। कौन पहचानता है? कौन पहचानता है स्टिग्मा में कि ये जो पॉलन आया है ये अपनी बिरादरी का है या नहीं है? वो कौन है जो घर में किसी रिश्ता आता है जो सबसे पहले कहते हैं इनका बिरादरी पता करो कौन सी है? फिलीफॉर्म अपरेटस। हमने कहा था अपरेटस याद करना, फिलीफॉर्म अपने आप याद रहेगा। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम ये होता है कि वो ये देखता है कि जो पॉलन आया है जो वो उसी स्पीशीज़ का है या नहीं है। उसका केवल इतना ही काम है, केवल इतना काम है टू आइडेंटिफाई द पॉलन कि वो उस स्पीशीज़ का है या नहीं है। ठीक, कैसे आया है ये उसका सरदर्द नहीं है। बारात आई है, चाहे बाई ट्रेन आओ, चाहे बाई बस आओ, चाहे बाई बैलगाड़ी आओ, चाहे बाई एयर आओ, इससे लड़की वालों को कोई दिक्कत नहीं है। बस जब दरवाजे पाना द्वार पूजे के लिए तब मर्सिडीज़ में आना। ये क्लियर है? हाँ, शादी वादी इतने आराम से नहीं होती भाई आजकल। अभी कहीं न्यूज़ आई थी कि शादी में किसी दुल्हन की चॉइस का जो है गाना नहीं बजा, उसने कहा हम शादी मंडप में नहीं जाएंगे। कलयुग है ना। एबायोटिक क्लियर। एक सेकंड मेथड होता है जो कि आमतौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग मेथड। ये क्या होता है भाई? व्हाट इज स्विचिंग? नो 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 नो, जस्ट पे अटेंशन एट द वर्ड। स्विच करने का मतलब क्या होता है? अगर तुम दोनों की पोजीशन स्विच कर दी जाए तो क्या होगा इसका मतलब? इस स्टूडेंट को उठाकर इधर बैठा दिया, इस स्टूडेंट को उठाकर इधर बैठा दिया, ये तो कहा पोजीशन स्विच कर दी। स्विचिंग मेथड का मतलब ये होता है कि दैट पॉलिनेशन कैन हैपन बाय एबायोटिक मेथड और बायोटिक मेथड, बोथ।
इसकी बस सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि बायोटिक मेथड से भी उसका पॉलिनेशन हो सकता है और एबायोटिक मेथड से भी उसका पॉलिनेशन हो सकता है। एग्जाम्पल, अगेन ऑर्किड। तुम देखते हो कि मैं एग्जाम्पल को रिपीट करता रहता हूँ, बहुत नए नए एग्जाम्पल हर केस में नहीं देता हूँ। उसका सिर्फ रीज़न ये है कि एक एग्जाम्पल याद करो कि जहाँ जहाँ वो फिट हो सकता है वहाँ वहाँ आप फिट करते उसको चले जाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फॉलो करने में समझदारी नहीं रखते। सर अगर हम अपने घर से यहाँ पे आए हैं, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आए हैं ना? आप बताइए, नहीं होगा। आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आए हैं? घर पे बैठ के पढ़ना आसान है या यहाँ पर बैठ के पढ़ना आसान है? 1 घंटा 2 घंटा, जैसे आप यहाँ 2.5 घंटे करीब करीब हैं, 2.5 घंटे घर में इस तरह अकेले डिसिप्लिन के साथ बैठ के पढ़ना आसान है या यहाँ पर बैठ के पढ़ना आसान है? वहाँ तो कोई आ जाएगा तो मम्मी कह देंगी जाओ चाय बनाओ, बिस्किट लेके आओ। यहाँ कोई कह रहा है? फिर भाई कोई आया है तो उसको चाय पानी पूछना भी ज़रूरी है। तुम्हें मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। तुमने कहा ना कि हम घर से एकेडमी में यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, इस कोचिंग में, तो ये सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। तुम्हें मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, तुम एकेडमी में पढ़ रही हो, यहाँ क्या तुम्हारे कॉलेज से कम नॉलेज मिल रही है? नहीं। कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है? जितने पैसे तुमने अपने स्कूल में खर्च किए हैं एडमिशन के लिए, उतने पैसे में तुम हर सब्जेक्ट का टीचर अपने घर पे रख लो, तुम्हारा 1 घंटा जाना बच जाएगा, 1 घंटा आना बच जाएगा, बचेगा। एग्जामिनेशन की स्ट्रेस खत्म हो जाएगी और तुमको ये पता चलेगा अगर कि भाई कौन कौन सा चैप्टर, जो भी तुम्हें फ्यूचर में बनना है उसके लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो तुमने पढ़ लिया, बाकी बेकार का सारा हटा दिया, तो बहुत ही रिफाइंड किस्म की स्टडी हुई ना। फिर स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, फिर कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है? कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो ना, क्योंकि वहाँ पर आप सोसाइटल नॉर्म्स सीखते हैं, वहाँ पर आप 4 लोगों के बीच उठने बैठने का, व्यवहार करने का तरीका सीखते हैं, दोस्ती करना भी सीखते हैं, दुश्मनी करना भी सीखते हैं, दोनों सीखते हैं। ज़िंदगी में दोनों काम पड़ता है भाई, दोस्ती करने का भी काम पड़ता है, दुश्मनी करने का भी काम पड़ता है। तो आप स्कूल में जाते हैं, 4 आपके दोस्त बनते हैं, आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है ये भी आप सीखते हैं। 4 आपके दुश्मन बनते हैं, टांग अड़ाने वाले मिलते हैं, उनसे आपको कैसे डील करना है ये भी आप सीखते हैं। घर में रह के ये नहीं सीख सकते ना, तो घर में रह के सीखते तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंप्लेक्स बनाने के लिए आपको कॉलेज भेज दिया गया है। और घर में रह के अगर पढ़ते तो वहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंप्लेक्स बनाने के लिए शाम को आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नाउ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं भाई? When you are sitting in a science class, at least use a little bit of scientific language. Entomology या दूसरा होता है ज़ूफिलिक या एंटमोफिलिक कह सकते हैं इसको, एंटमोफिलिक एंड ज़ूफिलिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर हाँ प्लीज़, पार्डन, कैन बी रिपीट योर क्वेश्चन? ये एंटमोलॉजी है, ये ज़ूफिलिक है, या एंटमोफिलिक कह सकते हैं, ज़ूफिलिक कह सकते हैं। हाँ, इसका मतलब बता दे रहा हूँ, इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब बता रहे हैं। एंटमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स, ठीक है। जहाँ पर ये बाई इंसेक्ट्स होगा वो सारे तरीके किस में आएंगे? एंटमोलॉजी में। और जहाँ पर ये कॉर्डेटा के थ्रू होगा वहाँ पर होगा ज़ूफिलिक।
जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो गौर करिएगा, क्या इंसेक्ट्स में कॉर्डेटा होता है? क्या वो कॉर्डेटा होते हैं? रीढ़ की हड्डी होती है उनमें? इंसेक्ट्स में रीढ़ की हड्डी होती है? साइंस की दुनिया में तुम हाहाकार मचा दोगी अगर ऐसा कह दोगी। Chordata are those animals who have chordate in their back, रीढ़ की हड्डी। बहुत सिंपलिस्टिक डेफिनेशन यही है कि जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है दे बिलोंग टू कॉर्डेटा। ठीक, अब एंटमोलॉजी में कौन कौन से तरीके होते हैं भाई? ये तो हमें पता लग गया कि एंटमोलॉजी में बाय इंसेक्ट्स होगा। पहला होता है हाइम्नोपेट्रा। हाइम्नोपेट्रा बेटा दूसरा वाला मार्क कर देना, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, थैंक यू। हाइम्नोपेट्रा, हाइम्नोपेट्रा का मतलब होता है बाई एंड्स, जहां पर चींटियों के थ्रू होगा। वो भी तो कर सकती हैं भाई। पॉलन कोई पहाड़ तो है नहीं जो चींटियाँ उठा ना सकें। पॉलन कोई पहाड़ है जो चींटियाँ ना उठा सकें? और ऐसा भी नहीं है कि पौधों पे चींटियों का देखा जाना कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना हो, ऐसा भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल होता है कैस्केड नॉटवीड। कैस्केड नॉटवीड, CASCADEKNOT, जहां पर चींटियों के थ्रू होगा दैट इज नॉट वीड, वीड WEED। मतलब हाइम्नोपेट्रा का जहाँ पर आप इस तरह का नाम देखते हैं उन सब की ओरिजिन घूम फिर के जाती है ग्रीक लैटिन ओरिजिन में। वहाँ पर आपका इसका मतलब होता है चींटियाँ। आप कहीं भी देखिए साइंस में, तुमने अब तक जितनी भी डेफिनेशन, जितनी भी टर्मिनोलॉजी देखी हो, सबकी ओरिजिन कहीं ना कहीं ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से निकलती है। और एक्चुअली उसका मतलब कहीं ना कहीं वही हो रहा होता है जो उस प्रोसेस में हो रहा होता है या कर रहा होता है। ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं है किस बात पर? यही कि मतलब इसके मीनिंग जो है हैंड होता है। हाँ, और वो जो लिखे हैं वो उसका साइंटिफिक नेम है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, ये पौधे का नाम है। अच्छा, ये पौधे का नाम, ये पौधे का नाम है, ये एग्जाम्पल है। भाई कोई पूछ ले तो कम से कम एक पौधा तो याद रहे ना कि किस में होता है। ऐसा तो नहीं कि हवाई चीज़ें बता दे रहे हैं। गवाही भी तो होनी चाहिए ना, गवाही बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन प्लांट है। ये है क्लियोपैट्रा, CLEIOPT, CLEIO, ये सारे ही मार्कर खराब। PETRA, पेट्रा। ये होगा बाई बीटल। बीटल समझते हो क्या होता है? बीटल, बीटल बीटल समझते हो क्या होता है? क्या होता है? कैसा होता है? ब्लैक कलर का। हाँ, ब्लैक कलर का होता है। तो भौरा कहते हैं? नहीं, भौरा इज़ डिफरेंट। हाँ, तो फिर एक और बीटल का सबसे सिंपलिस्टिक एग्जांपल हम लोगों को मिलता है वो पौधों पे तुमने कभी कभी देखा होगा ये रेड कलर का होता है।
ब्लैक कलर का होता है। कई कलर मल्टी कलर के होते हैं। रेड कलर का है, ब्लैक कलर का होता है। अगर रेड कलर का है तो ब्लैक कलर के स्पॉट रहेंगे, ब्लैक कलर का रहेगा तो रेड कलर के स्पॉट रहेंगे। बड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ, पर हम नहीं ना बोलने देते। जो तुमने बताया वो भी सही है। हाँ, वो ब्लैक कलर का हो तो उसके आगे अगर उसका मुंह ये मान लिया जाए तो उसके आगे हल्का सा ऐसे टेंटिकल निकले होते हैं, देखने में बड़ा खतरनाक लगता है। उसको कीट बोलते ही हैं, या देहात में गांव में किरवा बोल देते हैं। केवल नहीं, गौरव का बोलते हैं। हाँ, गुबरैला भी बोलते हैं। वो दरअसल गंदगी में रह के आपको बटोरता रहता है सारी गंदगी को। लेकिन सर जो आप ये बता रहे हैं ब्रिटेन ये एडवांस, क्या एडवांस है? मतलब ये यहाँ पे नहीं मिलता है। मिलता है, पता नहीं, खेतों में जाके देखो कितने पड़े मिलेंगे। बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अब तो बरसात का टाइम है, बरसात होने रही, बरसात हो रही तो बहुत मिलते तुमको। तीसरा लेपिडोपेट्रा। ये होगा बाई मॉथ। और बटरफ्लाई। अच्छा, मॉथ में और बटरफ्लाई में फ़र्क क्या है? सर मॉस जो उसमें लगता है, हमारे फसलों में जो कीड़े लगते हैं वो होता है मॉस। और सर बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं पता। तितली है। तो तितली में और मॉथ में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, तो एक ही क्यों बता के चुप हुए? तुमने पौधों के आसपास दो तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे जो कि तितलियों जैसे ही लगते हैं। एक नज़र में आप देखेंगे तो आप कहेंगे दोनों ही तितलियां हैं, लेकिन दोनों तितलियां नहीं होती हैं। एक फ़र्क तो ये रहता है कि तितली के जो टेंटिकल्स होते हैं, बटरफ्लाई के जो टेंटिकल्स होते हैं, अगर आप बहुत ही रफ डायग्राम यूँ देखें और उसका पंख यूँ बना दें तो तितली के जो टेंटिकल होते हैं वो लंबे होते हैं हमेशा, ठीक है। मॉथ अगर है तो उसके टेंटिकल हमेशा छोटे रहते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर मॉथ एंड बटरफ्लाई दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि मॉथ और बटरफ्लाई दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहला फ़र्क क्या है? टेंटिकल्स का। दूसरा फ़र्क क्या है? तुमने तितलियों को देखा होगा, तितलियाँ जब भी रेस्ट करती हैं अपने परों को सिकोड़ लेती हैं, बंद कर लेती हैं, लगातार फ्लाई करती रहती हैं, लेकिन जब वो आराम से रस चूसने लगती हैं, नेक्टर को सक करती हैं किसी फ्लावर से, रेस्टिंग पोजीशन में आने पर वो अपने परों को बंद कर लेती हैं। लेकिन मॉथ अपने परों को बंद नहीं करता है। तुमने फूलों पर तितलियों जैसे ही दिखने वाले ऐसे कीड़े देखे होंगे जो बैठे रहते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन पंख को अपने बंद नहीं करते हैं। वो पंख उनके हमेशा खुले रहते हैं और देखने में दोनों ही तितली जैसे लगते हैं। एक तीसरा बड़ा फ़र्क ये होता है कि बटरफ्लाई आमतौर पर हाईली कलर्ड, हाईली ब्राइट इंसेक्ट है। मॉथ आमतौर पर बहुत डल होता है, देखने में बहुत खूबसूरत नहीं होता है। लोग तितलियाँ पालते हैं, मॉथ कोई पालता वालता नहीं है, ठीक। फोर्थ इज डाइपेट्रा। डाइपेट्रा का मतलब होता है बाई फ्लाई, मक्खी के द्वारा या मक्खी जैसे और कीड़ों के द्वारा, ठीक। एग्जाम्पल नहीं लिखा ना, बीटल वाले में लिख लो आप स्पाइस ब्रश, एग्जाम्पल है। लेकिन याद करने में आसान है, याद करने में बहुत आसान है, क्योंकि ये नाम ऐसे नहीं है जो आपने पहले कभी सुने ना हो। ये वर्ड्स आपने सुने हुए हैं, इसीलिए इनको याद करना आसान है। अभी मैं बहुत एक डिफ़िकल्ट किस्म का नाम दे दूँ जो बहुत नया हो तो तुमसे भूल जाएगा एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में तुम्हें नंबर इस बात पर मिलेंगे कि तुम्हारी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है। एग्ज़ाम में नॉलेज पर नंबर नहीं मिलते हैं। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी आप कमी कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट की नॉलेज कम चेक की जाती है, उसकी मेमोरी चेक की जाती है, स्पेशली 12th तक के लेवल पर। बहुत क्रिएटिव आंसर लिख दोगे, नंबर काट आउट के फेंक देगा एग्जामिनर।
लेपिडोपेट्रा में है क्या भाई, सारे ही मार्कर वैसे हैं क्या? थैंक यू। लेपिडोपेट्रा का एग्जाम्पल है लिमिनस नॉटवीड। अब तुम देख रहे होगे ये भी एग्जाम्पल तुमको याद हो जाएगा और ये भी एग्जाम्पल तुमको याद हो जाएगा। सर आप इसमें एग्जाम्पल लिखा तो हुए हैं बाय मॉथ और बटरफ्लाई। हेम्नोपेट्रा में बाय एंड्स, क्लेटोपेट्रा में बाय बीटल, लेपिडोपेट्रा में बाय मॉथ और बटरफ्लाई, डायोपेट्रा में है बाय फ्लाई। कहाँ पर कंफ्यूजन है ये बताओ? और डायोपेट्रा में आप डाल सकते हैं वुडू लिलीज। तुम ये जो लिखते जा रहे हो मैं उसे याद करने का तरीका भी बताता रहता हूँ। याद करने की एक आसान टेक्निक होती है, आप चीज़ों को किसी न किसी चीज़ से कोरिलेट कर दें। ठीक, जैसे इसको याद करना है, नॉट का मतलब होता है गांठ मारना। इसको याद कर लोगे, इसको अपने आप याद कर लोगे। मसाले को याद कर लो तो स्पाइस ब्रश याद हो जाएगा। ठीक, वुडू लिली को याद करना है। वुडू के बारे में जानते हो कुछ? व्हाट इज़ वुडू? फिल्में देखते हो? भुतहा फिल्में खास करके नहीं देखते हो? तुमने भुतहा फिल्मों में कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखा होगा कि कोई एक तांत्रिक होता है, ठीक है, और उसको किसी को मारना होता है। उसको मारने के लिए वो क्या करता है, एक गुड्डा बनाता है कपड़े का या इस टाइप की किसी चीज़ का, और उसके बाद उसमें पेंसिल या सलाई घोंपता रहता है। और जैसे जैसे उस गुड्डे में वो मारता जाएगा, पेंसिल को घोंपता जाएगा या सलाई को घोंपता जाएगा, उस की वजह से जिस आदमी का नाम ले करके बांधा जाता है वो गुड्डा, उस आदमी को भी दर्द होता रहता है। जैसे अगर उस गुड्डे की गर्दन तोड़ दी जाए तो आदमी भी मर जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जैसे अपने यहाँ काला जादू होता है इंडिया में, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। कुछ चीज़ों के मामले में जो मानता है उसके लिए सही है, जो नहीं मानता उसके लिए गलत है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि अगर आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो मैं बैठ के समझाने में टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगा कि आप क्यों नहीं मानते हैं। सर आइए आइए आपको काला जादू दिखाऊँ। साइंस का होने के बावजूद बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। तुम्हें पता है जब कोई नया प्लेन लॉन्च होता है या खरीद कर लाया जाता है, या डिफेंस, अगर न्यूज़ देखते हो डिफेंस मिनिस्ट्री से अभी नए नए प्लेन आए हैं, कोई नया टैंक आता है, कोई नया हथियार आता है, उसकी पूजा की जाती है, बाकायदा स्वास्तिक बनाया जाएगा, उसकी पूजा की जाएगी। या जब कोई स्पेस मिशन होता है, जब स्पेस मिशन होगा तो क्या स्पेस मिशन से भी ज़्यादा साइंटिफिक कोई मिशन हो सकता है? नहीं होता है। जब उस पर कोई आदमी जाता है तो उसको बाकायदा जिस भी रिलीजन का वो है, उस रिलीजन के अच्छी अच्छी बातें उसको पढ़ के सुनाई जाती हैं। तो ये कहना कि साइंस पढ़े होने की वजह से हम रिलीजन से या स्पिरिचुअलिटी से दूर हट जाते हैं, ये एक रॉन्ग अजम्पशन है, गलत परिकल्पना है। साइंस वाला तो ये कहता है ना, चीज़ों को टेस्ट करो, मानो। जैसे कोई आदमी कहता है भूत नहीं है, तुमने टेस्ट किए सारे जगह, पहले टेस्ट कर लो तब को भूत नहीं है। कोई कहता है भगवान नहीं है, तुमने खोज लिया है पूरा जितना मेहनत से खोज सकते थे, पहले खोज लो। अगर ये क्लेम कर रहे हो कि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी हूँ और मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं है, तो तुमसे क्वेश्चन होना चाहिए क्या तुमने भरपूर खोज किया है? अगर खोज के कह रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं खोजो इसका मतलब अभी कुछ कसर है। तो जैसे अपने यहाँ इंडिया में काला जादू होता है, वैसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक जादू होता है जिसको बोलते हैं वुडू। और वुडू वही जादू है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, कि किसी गुड्डे को अभिमंत्रित करके उसमें ये मान लिया जाए, कहीं कहीं मेरी हिंदी अच्छी है, उसको ये मान लिया जाता है कि अब उस आदमी की जान इस गुड्डे के अंदर आ गई है और अब इसके साथ जो किया जाएगा उस आदमी के साथ भी होगा। अब इतनी कहानी बताने के बाद अगर आपने वुडू लिली का नाम मिस कर दिया एग्ज़ाम में,
तो होम साइंस दिलवा देंगे हम नाम कटा के। क्यों भाई, क्लियर है? पूछेगा ही नहीं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम टाइम आए तो क्लास के बच्चों से ये कोऑर्डिनेट कर लेना कि देखो हमसे पूछो कि क्या क्या क्वेश्चन में आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से मत कहा करो कि पूछेगा ही नहीं। हाँ, ओनली नीड फॉर एनसीईआरटी बुक्स। चलो भाई एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, उसमें क्या टिप्पणी करें। अगर आपको कोई आदमी गुलाब जामुन दे रहा है, आप कह रहे हैं हमें पेड़ा ही खाना है, तो भाई पेड़ा ही खा के खुश रहो, हम क्या करें उसमें। देहाती की एक कहावत है, मतलब साइंटिफिक विजडम एक अलग चीज़ होती है, सोसाइटी की अपनी कलेक्टिव विजडम एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि सोसाइटी कई सौ सालों से इंटरेक्ट करने के बाद डेवलप करती है, और उसी सोसाइटी से निकली हुई होती हैं कहावतें, जो 100, 200 साल, 400 साल लगातार कोई चीज़ हो रही होती है, उसी से जनरेट होती है। उस कहावत में एक कहावत है, हाँ ख़त्म कर दे रहे हैं, परेशान हो तो कहावत सुन लो। वो कहावत यह है, जैसन रोगिया चाहे वैसन वैदवा फरमावे। जब मरीज एक टाइम के बाद लाइलाज हो जाता है और डॉक्टर का कहना नहीं मानता, तो डॉक्टर कहता है ठीक है अब तुम ही दवा बता दो, तुम्हारी कहे हिसाब से लिख दें, क्या दिक्कत है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, लेकिन साइंस का कोई सिद्धांत चेंज नहीं करने देंगे। ओह सॉरी, इट्स नॉट जूलॉजी, इट्स जूफिलिक। जूफिलिक में दो होते हैं, एक ऑर्निथोफिलिक एंड सेकेंड इज एस्मोपेटोफिलिक। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, सिवाय एक फ़र्क को छोड़कर कि इसमें बाई वर्ड होता है और इसमें बाई बैट होता है। इसमें कोई भी पक्षी रहेगा, हाँ इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि एक में बाई बैट होता है और एक में बाई बर्ड होता है। अब सवाल ये उठ सकता है कि अगर बर्ड और बैट के थ्रू हो ही रहा है तो दोनों को अलग अलग क्यों लिखा गया है। सर, जी मुझे ये वाला प्रॉब्लम बताएं, ये बैट बता रहा हूँ, दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का ही प्रोसेस सेम है। जो आपका जो मेल गैमेट होता है उसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर आप स्ट्रक्चर याद करें तो 3 सेल स्ट्रक्चर बनता था। ठीक, उसके बाहर एक इंटाइन होती थी और एक एक्साइन होती थी जो कि हार्ड होती थी। ये एक्साइन आपकी हार्ड होती थी ना, ये क्यों हार्ड होती थी? मैं उस स्ट्रक्चर की वजह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि जब बर्ड्स उस सीड को खाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये मेल गैमेट भरे हुए हैं, ठीक, तो वो उसको डाइजेस्ट करती है। और इसके जो एक्स्ट्रा हार्ड थिकनेस का जो राज होता है, जो यूज़ होता है, वो यही होता है कि जब वो बर्ड्स उसको खाती हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो सीड डाइल्यूट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, बेकार नहीं होता है। खाने के बाद जब वो किसी दूसरे पौधे पर जा कर के उसको छोड़ती हैं तो वो फिर से जर्मिनेट करने की हालत में रह जाता है। और बाई बर्ड और बैट में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि बाई बर्ड जो होते हैं वो ज़्यादातर डे बर्ड्स होती हैं, ठीक है, और बैट वो होते हैं, जैसे कुछ पौधे तुमने देखे होंगे, कुछ फूल तुमने देखे होंगे जो कि दिन में खिलते हैं और कुछ फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं।
तो अगर कोई पौधा दिन में खिला हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, बाई बर्ड होगा। अगर कोई पौधे हैं जो रात में खिलते हैं वहाँ पर किसके थ्रू होंगे, बाई बैट के थ्रू होंगे।